सो व्हाट इज इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। देखिए, हमने देखा कि जब भी कोई इंडस्ट्री या कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइक कोई हाईवे है, कोई रिजर्वायर आप बना रहे हैं, कोई इंडस्ट्री आप लेकर आ रहे हैं, कोई एयरपोर्ट लेकर आ रहे हैं, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट हो या कोई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हो, जब आप उसको मीन्स उसको आप जब लॉन्च करते हैं, उसको शुरू करते हैं, तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है लैंड का। लैंड इज स्कार्स, है ना। आप अगर किसी ह्यूमन सेटलमेंट को से लैंड लेंगे तो वहां पे क्या होगा, लोग प्रोटेस्ट करेंगे, झगड़ा होगा, है ना। तो यूजुअली आप ऐसे लैंड को लेते हैं जो वर्जिन हो, जहां पर पहले कोई ह्यूमन रहता नहीं हो। फिर भी अगर ह्यूमन रहते भी हैं, अगर लेना भी पड़ता है तो कई बार लिया भी जाता है, बट उनको कुछ कंपनसेशन दिया जाता है, वो ह्यूमंस को मिल जाता है। बट जब आप नेचर से लैंड को ले रहे हैं तब क्या कंपनसेशन दें, है ना। सो कोई भी प्रोजेक्ट लाया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो या कोई और जो है इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लाया जाता है, तो हम उसको शुरू करने से पहले एक स्टडी करते हैं कि इस प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट आने वाला है। उस प्रॉपर इम्पैक्ट को हम स्टडी करेंगे, उसके क्या कैलेमिटीज आएंगी फ्यूचर में। लाइक कोई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट ले आए किसी रिवर के पास में, देन 10 साल बाद आपको पता चल रहा है कि इस इंडस्ट्री ने तो ये केमिकल इस रिवर में इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसकी वजह से बड़े लार्ज स्केल पर यहाँ की एक्वेटिक लाइफ भी खत्म हो गई है, आसपास के गांव वालों को भी कैंसर या कोई दूसरी बीमारी हो रही है। सो प्रोजेक्ट ला दिया आपने, एंड देन आपको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है 10 साल के बाद। अब आप स्टडी कर रहे हैं, और लेकिन तब तक जो डैमेज हो चुका है उसका क्या। एंड गवर्नमेंट की ड्यूटी ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि लोगों को डैमेज होने के बाद उनको ट्रीट करे, नो। गवर्नमेंट की ड्यूटी ये भी है कि लोगों को डैमेज होने से पहले बचाए, या फिर डैमेज जो होने वाला है उसको स्टडी कर ले और उसके इम्पैक्ट को मिनिमम लेवल पर ला सके, है ना। सो इसके लिए फिर ये कॉन्सेप्ट लाया गया इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। क्यों लाया गया, आपको समझ में आ गया। इंडस्ट्रीज को लाने से पहले एक प्रॉपर स्टडी की जाती है। अगर अगर लगता है कि वो इंडस्ट्री वहां नहीं होनी चाहिए, सो उसको परमिशन नहीं मिलती, क्लियरेंस इन्वायरमेंटल नहीं मिलते हैं। और अगर लगता है कि इसको यहाँ पर एडजस्ट किया जा सकता है, इससे जो इम्पैक्ट आ रहा है उसको मिटिगेट किया जा सकता है, पहले से स्टडी करेंगे कि कौन कौन से पॉल्यूटेंट डालेंगे, है ना। एंड देन फिर हम उसके मिटिगेशन के मेजर्स ले लेंगे कि इस पॉल्यूटेंट को रिवर में जाने से पहले कौन सा टेक्नोलॉजी से ट्रीट कर दिया जाए, हम इसका जो वेस्ट वाटर है, कि हम इस पॉल्यूटेंट को रिवर में जाने से रोक दें, लाइक मर्करी। तो इसके फिर टेक्नोलॉजिकल बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, इसके लिए एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व किया जाता है, एंड देन फिर ये सारे काम किया जाता है। तो व्हाट इज इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। सो मीन्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज और इससे जो इम्पैक्ट्स आ रहे हैं उसके मिटिगेशन मेजर्स एंड स्ट्रेटेजीज से रिलेटेड जो स्टडी होती है, दैट इज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। इसको सबसे पहले इंडिया में 1978 में इंट्रोड्यूस किया गया था। सो इसके लिए एक लॉ भी बनाया गया है, EIA डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, ठीक है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर ये सारी एक्टिविटीज की जाती है, EIA एक्टिविटीज की है। तो ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर इसको लाया गया है ना, इसका प्रोविजन किया गया है। देखिए इसमें क्या क्या मीन्स 30 कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स वो सारे दिखाएंगे आपको। सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। वन इज रिस्क असेसमेंट। कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा है तो उससे इन्वायरमेंट को क्या रिस्क है उसका प्रॉपर स्टडी किया जाए, रिस्क असेसमेंट होता है। एंड देन फिर ये इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है प्लान तैयार करके देता है। मींस अब आपने इंडस्ट्री को परमिशन दे दी है, इंडस्ट्री आ गई है, सो अब इन्वायरमेंट एंड इंडस्ट्री के बीच में एक इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा, नेगेटिव इंटरेक्शन। तो अब मैनेजमेंट ऑफ इन्वायरमेंट इज मींस अब उस इन्वायरमेंट को मिनिमम इम्पैक्ट आए, इम्पैक्ट तो आके रहेगा बट मिनिमम लेवल पर उसको लाया जाए। सो उसके लिए फिर अलग अलग मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट प्लान्स बनाए जाते हैं। आएगा, चलो हमने जान लिया आएगा, अब उसको हैंडल कैसे करें। सो वी विल नीड टू मेक ए मैनेजमेंट, उसको मैनेज करना होगा, है ना। सो दिस वन इज, एंड देन फिर पोस्ट प्रोडक्ट मॉनिटरिंग। जब आपने क्लियरेंस दे दिया, मैनेजमेंट प्लान बना दिया इंप्लीमेंट होने के लिए, एंड देन फिर एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी जो होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो मॉनिटर करेगी कि ये मैनेजमेंट प्लान जो है, मिटिगेशन प्लान है, वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो प्री प्रोडक्ट प्लानिंग एंड पोस्ट प्रोडक्ट इंप्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग का तीन तरह से ये इसका तीन जो है साइकिल है, ये तीन तरीके से
कंप्लीट होता है। सो इसकी क्या क्या बेनिफिट्स हैं आप लिख सकते हैं, ठीक है। मीन्स लाइक cost effective manner eliminate the eliminate the minimize the adverse impact of development projects on the environment, यानी ये सारी आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। दैट इज द थिंग। मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज बनानी होती है। मीन्स मिटिगेशन का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? यस, टू रिड्यूस द सीवियरिटी ऑफ समथिंग, है ना, किसी चीज की सीवियरिटी को कम करना है। अब हमने प्रोजेक्ट बनने को दे दिया है फॉरेस्ट लैंड या किसी लैंड पर, तो उसका कोई इंपैक्ट तो आएगा, बट वी नीड टू रिड्यूस द सीवियरिटी ऑफ दैट इंपैक्ट, बस ये बात है। अब इसकी स्टेजेस क्या होती है ये आपको पता होनी चाहिए। सो फर्स्ट स्टेज है इसकी स्क्रीनिंग। मीन्स स्क्रीनिंग में क्या इन्वेस्टमेंट का स्केल है, लोकेशन क्या है, टाइप ऑफ डेवलपमेंट क्या है, लाइक व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट, एक लीनियर डेवलपमेंट, एक हाईवे बन रहा है, सो एक, है ना, या कंसंट्रेटेड डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, कितना वो इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है, ठीक है, वो सारी स्टडी इसके अंदर की जाती है। एंड देन फिर स्कोपिंग, नेक्स्ट स्टेज। क्लियरेंस, गवर्नमेंट की क्लियरेंस के बगैर कोई बड़ा, है ना, गवर्नमेंट क्लियर करेगी ना उसको, तभी तो वो बनेगा प्रोजेक्ट। बिना क्लियरेंस के, अभी गवर्नमेंट ने क्लियरेंस दी नहीं है, गवर्नमेंट के पास उसका प्रपोजल आया है, गवर्नमेंट ने देखा कि क्या इन्वेस्टमेंट प्लान है, मीन कितना इन्वेस्टमेंट ला रही है, गवर्नमेंट को देखना होता है ना, इन्वेस्टमेंट करवाना है कंट्री के अंदर, देन कितना लैंड चाहिए उसको, कहाँ मिल सकता है, देन फिर उसका नेचर क्या है, लीनियर हो सकता है ना, ये सारा स्टडी, बेसिक स्टडी उसके अंदर की जाती है। देन स्कोपिंग में क्या करते हैं, पोटेंशियल इंपैक्ट क्या है उनका एक लिस्टिंग की जाती है, ठीक है। जोन ऑफ इंपैक्ट, किस रीजन में, किस ज्योग्राफिकल एरिया में इसका इंपैक्ट आएगा, है ना, वो सारा डिसाइड किया जाता है। और कितनी पॉसिबिलिटीज हैं मिटिगेशन की, क्या हम इसको मैनेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। एंड और जो है ये सारी बातें की जाती है। देन फिर अब देखिए पोटेंशियल इंपैक्ट में, लाइक हमारी कोई इंडस्ट्री आ रही है, उसका पोटेंशियल इंपैक्ट क्या हो सकता है, सपोज वो पर्टिकुलर एयर पॉल्यूशन करेगा, है ना, वो ज्यादा एयर पॉल्यूटेंट्स रिलीज कर रहा है या वाटर पॉल्यूटेंट इंक्रीज कर रहा है, और उसके जंगल कटने के बाद वाइल्ड लाइफ पर क्या इंपैक्ट आएगा। या सपोज करो कोई हाईवे है, वो हाईवे है, हमने पास करने से पहले डिसाइड किया वो हाईवे का मैप क्या है, मतलब मीन्स यहाँ पर देखा हमने लोकेशन क्या है हाईवे की, पूरी उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देखी, देन हमने देखा कि वो किसी फॉरेस्ट से गुजर रहा है क्या, देन फिर हम देखेंगे अगर फॉरेस्ट से वो हाईवे निकाल देते हैं, सो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दैट हाईवे ऑन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की वाइल्ड लाइफ पर क्या इंपैक्ट आएगा, वहां पर कोई इंडेंजर या क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशी तो नहीं है जिसको नुकसान हो सकता है, दैट इज पोटेंशियल इम्पैक्ट्स। सिमिलरली इस तरह प्रोजेक्ट, देन फिर बेसलाइन डाटा कलेक्शन किया जाएगा, ठीक है, उस जगह पर जाएंगे, क्या वहां पर इन्वायरमेंट कैसा है, इन्वायरमेंट, वो सारा डाटा, इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी डाटा है, इस दुनिया में दूसरी जगह सेम इंडस्ट्री भी काम कर रही होगी सेम लोकेशंस पर, तो उन्होंने क्या इम्पैक्ट्स डाले, वो सारा डाटा कलेक्शन किया जाता है और उसको स्टडी किया जाता है। एंड देन फिर इम्पैक्ट प्रिडिक्शन, प्रिडिक्ट किया जाता है कि क्या इम्पैक्ट आएगा, है ना, डेफिनेटली वो नेगेटिव ही होगा, वेदर इट इज रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल, टेम्परेरी और परमानेंट, ये सारे इसके यानी इम्पैक्ट का जो नेचर है उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। सपोज वो इरिवर्सेबल इम्पैक्ट ला रहा है ना, लाइक हमने हाईवे या रेलवे लाइन के लिए हिल्स को ब्लास्ट कर दिया एंड लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट उसके अंदर चला गया ब्लास्टिंग के अंदर, सो अब वो इरिवर्सेबल हो गया, है ना, रिवर्सेबल मीन्स आप उसको फिर से ठीक कर सकते हैं, इस तरह से इसको किया जा सकता है, ठीक है। लाइक एक डैम है, सो डैम हमने बनाया, उसने बहुत सारा फॉरेस्ट लैंड कर दिया, लेकिन हम फ्यूचर में उस डैम की एरिया को कम करके, वाटर बेरिंग कैपेसिटी को कम करके फॉरेस्ट को फिर से रीग्रो कर सकते हैं, सो इट इज रिवर्सेबल। तो इस तरीके से इम्पैक्ट का या जो नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है उसका नेचर कैसा है उसको हम स्टडी करें। हाँ, हिल कैसे लाएंगे वापस, वो जो गया नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, वो गया जो गया, है ना, नेचर बिलियंस ऑफ ईयर्स में बनाती है, हिमालय पता नहीं कितने सालों में बना है। हाँ, मिट्टी नहीं, अरावलीज को हमने खत्म कर दिया, अरावलीज में पैचेस, है ना, अरावली के बड़े बड़े पैचेस गायब हो गए हैं हिल्स के, सो अब वो गए तो गए, अब आप वैसा हिल और वैसा वाइल्ड लाइफ वहां पर नहीं ला सकते, तो इरिवर्सिबल, लाइक माइनिंग प्रोजेक्ट है कोई, तो ये इरिवर्सिबल चेंजेस लाते हैं, ठीक है। इसमें
है ना, इसमें कोई मैंने साइंटिफिक नहीं, बट आपको ये पता होना चाहिए, इट्स ए इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ठीक है। सो मिटिगेशन मेजर्स, EIA रिपोर्ट के अंदर मिटिगेशन मेजर्स को भी शामिल किया जाता है कि अब जो इम्पैक्ट्स आ रहे हैं उनकी जो इंटेंसिटी है उसको रिड्यूस करने के लिए अब हम क्या मेजर्स ले सकते हैं, उनको एनलिस्ट किया जाता है और वो उस रिपोर्ट का पार्ट होते हैं। ठीक है, मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट, और बाईपासिंग में इसको हम कैसे बाईपास कर सकते हैं। देन फिर जब ये एक बार रिपोर्ट बन जाती है, देन इट विल पुट ऑन पब्लिक फोरम्स, है ना, अब आप इसको पब्लिक में दे देंगे। अब इसमें स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होंगे, गवर्नमेंट तो कर ही रही है काम और वो इंडस्ट्री तो है ही यहाँ पर इन्वॉल्व, अब आप लोकल पीपल्स को भी इन्वॉल्व कर लेंगे कि भाई लोकल पीपल क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके सामने आता है, लाइक नियमगिरी हिल्स का ही मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। सो नियमगिरी हिल्स में डोंगरिया कोंद ट्राइब रहती थी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट था उनके लिए, कल्चरली भी था कि उनका एक विश्वास था कि उनका जो डीटी है वो इन हिल्स का अंदर रहता है, या इन हिल्स का मीन स्पिरिट है जो इन हिल्स को प्रोटेक्ट करता है, और इन हिल्स को काटा तो वो भी खत्म हो जाएगा। सो अब गवर्नमेंट ने EIA की रिपोर्ट बनाई एंड देन बोली पब्लिक में। अब क्या पब्लिक इतनी एजुकेटेड है? नहीं। सो और उसके बाद पब्लिक ने थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट करना शुरू किया था वहां के ट्राइब्स ने। सो सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां जितने भी डोंगरिया कोंद के विलेजेस हैं उनकी ग्राम पंचायत मिलके एक महापंचायत बनाएगी एंड दैट विल डिसाइड वेदर वी शुड स्टार्ट माइनिंग हेयर और नॉट, क्योंकि यहाँ के रियल ओनर्स वो हैं। सो एक सभी जो कबीले थे उनके ट्राइब्स के, उन सब ने एक बड़ी पंचायत बनाई और उसमें उन्होंने वोटिंग की। लेकिन कंपनी के लोग भी उन तक जाते होंगे, देखो आपका ये कर देंगे हम, आपको ये फायदा हो जाएगा, है ना, उनको स्टार्टिंग है ना, उनको स्टार्ट टू ब्राइब देम, लर देम, है ना। सो उनको एजुकेट करना है, इसके लिए रिपोर्ट गवर्नमेंट ने रिलीज कर दी है। देन फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ पर रोल प्ले करता है, दैट इज NGOs। वो लोग अनएजुकेटेड है, या अगर एजुकेटेड है भी तो एनवायरमेंट साइंस की क्या प्रॉपर नॉलेज होती है वो तो एक एजुकेटेड पर्सन को भी पता नहीं। जैसे इन क्लासेस से पहले आपको बहुत सारी बातें पता नहीं थी, जबकि आप एजुकेटेड है, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो सो वो बेचारे ट्राइवल्स थे। सो यहाँ पर NGOs आती हैं, लाइक ग्रीन पीस, है ना, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, है ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, एंड देन दे विल स्टार्ट स्टडिंग दैट रिपोर्ट्स। ये रिपोर्ट्स बनी है, ठीक से बनी है या नहीं है, ठीक से रिसर्च किया है या नहीं किया है, डाटा एनालिसिस प्रॉपर्ली किया है या नहीं है, वो सारे उनके पास उनके अपने एक्सपर्ट्स होते हैं, लाइक है ना, सुनीता नारायण, अनिल अग्रवाल और बहुत सारे ग्रेट पर्सनैलिटी है ना, वो सारे इसको स्टडी करेंगे। और लोकल, क्योंकि उनका और लोकल्स के बीच में बहुत अच्छा कनेक्शन होता है, तो दे स्टार्ट एजुकेटिंग द लोकल्स, है ना, लोकल्स को बताएंगे कि ये क्या आ रहा है और क्या होने वाला है, उनको रियल पिक्चर दिखाने की कोशिश करेंगे, और इस तरीके से एक बेटर पब्लिक ओपिनियन बनेगा उस प्रोजेक्ट के लिए। और लोकल जो है पीपल्स है जो इस प्रोजेक्ट से सबसे पहले डायरेक्टली इम्पैक्ट होने वाले हैं, उनको एक डिसीजन या अपना प्रोटेस्ट करना है या नहीं करना है, आने दें या नहीं आने दें, वो डिसाइड करने में मदद मिलेगी। लाइक इस तरह की एजुकेशन से फिर डोंगरिया कोन्स गए सुप्रीम कोर्ट, इन NGOs ने उनकी हेल्प की, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ने सुप्रीम कोर्ट तक उनको ले जाने में, वहां पर उनके फेवर में लड़ने के लिए लॉयर्स वगैरह, स्पेशलिस्ट इसकी काउंटर रिपोर्ट्स बनाने में, है ना, इस रिपोर्ट के, क्योंकि हो सकता है कोई बड़ा कॉर्पोरेट इस रिपोर्ट में चेंजेस करे, नहीं इतना इम्पैक्ट नहीं आने वाला है, सो इस तरह का भी लिखवाया जा सकता है रिपोर्ट में। सो काउंटर रिपोर्ट्स बनाती है और कोर्ट के सामने रखती है, ऐसे लिटिगेशन भी शुरू कर सकते हैं। सो यहाँ पर पब्लिक हियरिंग में आप कंसल्टेशन होता है, गवर्नमेंट EIA गवर्नमेंट बॉडी है वो बनाएगी, उसमें कौन कौन से स्पेशलिस्ट होते हैं वो नहीं, फिर लोकल लोग भी बना सकते हैं। कोई NGO बोलेगी कि इस रिपोर्ट में ये बातें शामिल नहीं की गई हैं, सपोज ये केमिकल भी रिलीज होने वाला है, किसी को पता नहीं है, रिपोर्ट में भी नहीं है, सो भी इस तरह से एक बेटर वेल इन्फॉर्म्ड पब्लिक ओपिनियन बनाया जाता है, एंड देन फिर डिसीजन मेकिंग करते हैं, है ना, पब्लिक ओपिनियन को स्टडी करने के बाद गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग करेगी कि ये पास करना है या नहीं करना है। देन फिर जब एक बार डिसीजन मेकिंग हो गई है, इस दौरान एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान भी बना लिया जाता है रिपोर्ट के साथ, ठीक है, कि अब अगर जब ये मींस इसको क्लियरेंस मिल गया है प्रोजेक्ट को कि ये बनना है, सो अब एक मैनेजमेंट प्लान भी बना लिया जाता है ताकि अब इसके साथ साथ जो इम्पैक्ट आएगा उसको मैनेज करना शुरू किया जा सके। नहीं, गवर्नमेंट करती है डिसीजन मेकिंग,
राइट है ना, क्लियरेंस करती है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री, है ना। लाइक जयराम रमेश थे तो उन्होंने किसी को क्लियरेंस दिया ही नहीं, सारे प्रोजेक्ट्स अपने पास दबा के बैठे रहे, बिकॉज जयराम रमेश डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, ही वाज मींस उनको एक वो एक इन्वायरमेंटलिस्ट थे, तो वो ज़्यादातर रिपोर्ट्स को पकड़ के बैठ जाते थे कि नो क्लियरेंस, और वो सारी क्लियरेंस फिर गवर्नमेंट चेंज हुई तब हो पाई, है ना। तो ऐसा भी होता है, ठीक है। देन फिर जब ईएम मैनेजमेंट प्लान बन गया है और काम शुरू हो गया है, सो यू नीड टू डू मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन कंपनी करेगी, ताकि कंपनी जब अपना कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कर रही है, सो जो भी काम कर रही है, सो दे नीड टू इम्प्लीमेंट दीज मैनेजमेंट प्लान्स, है ना। मीन्स कितना कैपेसिटी का ट्रीटमेंट प्लांट लगना चाहिए, वाटर ट्रीटमेंट, एयर ट्रीटमेंट के लिए कार्बन कैप्चरिंग का भी अगर कोई प्रोविजन है तो वहाँ उसके लिए क्या मशीनरी लानी है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड या पार्टिकुलेट मैटर जो रिलीज हो रहा है उसके लिए है ना, प्रेसिपिटेटर टेक्नोलॉजी यूज करनी है, कोई और टेक्नोलॉजी यूज करनी है, वो सारा काम वो करेंगे, और असेसमेंट अथॉरिटी जो है उसकी मॉनिटरिंग करेगी, ठीक है। ये सारा है। एंड देन फिर मिटिगेशन मेजर्स की ड्राफ्टिंग होगी, ठीक है। एंड देन मिटिगेशन प्लान, एंड देन फिर वी हैव रिस्क असेसमेंट। मिटिगेशन प्लान के बारे में बात कर चुके हैं। लास्ट वन इज रिस्क असेसमेंट करना होगा कि अब जो रिस्क है उसको असेस करें, एंड देन फिर उसको मिटिगेट करने के लिए वो प्लान उस पर इंप्लीमेंट करना शुरू कर दें। दैट्स द थिंग। मैनेजमेंट प्लान के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, लाइक रीसेटलमेंट, रिहेबिटेट, ठीक है। एंड अप्रेजल वगैरह के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट अफेयर्स। एंड व्हाट आर द पार्टिसिपेंट ऑफ ईआईए, ठीक है। इसमें पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्शंस आते हैं, और मेजर जो 6 प्लेयर्स हैं, दोज आर, है ना, प्रपोज मींस द कॉर्पोरेट हु इज प्रपोजिंग द, ये सारी स्टडी में वो पार्टिस, हाँ बिल्कुल होगी ना। कॉर्पोरेट सबसे पहला प्लेयर कौन है, जो वो प्रपोजल लेकर आ रहा है प्रोजेक्ट का, है ना, वही होगा। एंड देन वेरियस काइंड ऑफ एनवायरमेंट कंसल्टेंट होंगे ईआईए में, ठीक है। एंड देन pollution control boards and public, local public have the right to express। और फिर, है ना, असेसमेंट एजेंसी, एक अलग से एजेंसी होती है जिसको हायर किया जाता है ये पूरा स्टडी करने के लिए। गवर्नमेंट एंड द कॉर्पोरेट मिलकर के उसको हायर करते हैं। इसमें स्पेशलिस्ट होते हैं इनके अपने, जो इसको स्टडी करते हैं, तो ये प्रोफेशनल्स होते हैं इस काम के लिए। एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का जो रीजनल सेंटर है वो इसमें इन्वॉल्व होगा, है ना। ये सारा है। नेक्स्ट वन इज, ठीक है, एक्सपर्ट कमेटी का कंपोजिशन क्या होगा जो गवर्नमेंट ईआईए की। सो इट विल हैव लाइक इकोसिस्टम, मींस इसके कौन कौन से मेंबर्स होंगे, इसके अलग अलग 15 मेंबर होते हैं। सेक्रेटरी ऑफ एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री जो इसका हेड होता है, और उसके अंडर अलग अलग एक्सपर्ट्स इसमें रखे जाते हैं जो इन डिसिप्लिन से आते हैं, लाइक इकोसिस्टम मैनेजमेंट, ठीक है, एयर एंड वाटर पोल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड स्पेशलिस्ट, एंड फ्लोरा एंड फाना कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड स्पेशलिस्ट, यानी बॉटनी और जूलॉजिस्ट इसमें होते हैं, और लैंड यूज प्लानिंग से रिलेटेड एक्सपर्ट्स इसमें। सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है, वो इसका हेड है। इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए थे, और इस अमेंडमेंट के थ्रू जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको 2 कैटेगरीज में इन्होंने क्लासिफाई किया। वन इज कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी, और कैटेगरी बी को फर्दर सब क्लासिफाई किया, बी प्रोजेक्ट्स एंड B2 प्रोजेक्ट्स। सो ए पर वो प्रोजेक्ट शामिल किए गए जो नेशनल लेवल की अप्रेजल चाहिए, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें क्लियरेंस देगी। बी में स्टेट गवर्नमेंट क्लियरेंस देगी, प्रोसेस वही रहेगा, बस क्लियरेंस सेंट्रल के पास में है, लाइक, या फिर वो स्टेट गवर्नमेंट के पास में है क्लियरेंस। वो लाइक कोई प्रोजेक्ट है जो नेशनल इंपॉर्टेंस रखता हो, प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, तो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट के बजाय वो प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, क्योंकि वो बेटर डिसाइड कर सकती है वेदर द प्रोजेक्ट शुड बी क्लियर्ड और नॉट। और अगर कुछ स्टेट लिस्ट के कोई अगर पॉइंट्स हैं, है ना, उनसे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है तो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी। सो कैटेगरी ए एंड बी में इनको क्लासीफाई किया। एंड देन बी प्रोजेक्ट्स नीड्स मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ EIA,
ठीक है, मैंडेटरी क्लियरेंस चाहिए। एंड B2 में वो प्रोजेक्ट्स डाले गए जिनको मैंडेटरी EIA क्लियरेंस या स्टडी की जरूरत नहीं है। अब ऐसा क्यों किया गया? ताकि टू बाईपास द प्रोसेस, इस प्रोसेस को बाईपास कर दें हम। सपोज कोई प्रोजेक्ट है, उसको वो स्टेट लिस्ट में आ रहा है और स्टेट गवर्नमेंट का इंतजार नहीं कर सकते कि EIA प्रोसेस शुरू हो या नहीं हो। सो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको B से निकाल के B2 लिस्ट में डाल देगी, B2 कैटेगरी में डाल देगी, और मींस आपने EIA पूरे प्रोसेस को बाईपास कर दिया, आप डायरेक्ट प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो वो प्रोजेक्ट शुरू करने की, कि आप ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं, इस तरह के प्रोजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी प्रोजेक्ट को, क्या करेगी वो B2 लिस्ट में डाल देगी। अगर B लिस्ट में है वो प्रोजेक्ट तब भी, क्योंकि वहां पे एक अर्जेंट नीड है टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल कोविड पैंडेमिक में मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग का काम बहुत तेजी से करना था, सो गवर्नमेंट ने B2 लिस्ट में इसको डाल दिया। सो कोविड और इससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं, है ना, लंग्स से रिलेटेड, है ना, वो सारे काम उसमें हो सके, सो B2 लिस्ट में बाईपास किया जाता है। और लाइक जो है इसके बाद एक EIA नोटिफिकेशन उसमें ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनको EIA इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोजेक्ट्स मींस उससे उसको मींस वेवर दे दिया गया, क्योंकि ये भी नेशनल एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, एनर्जी के लिए हमको जो है हमारा नेशनल इंटरेस्ट का है, और मींस हम इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स इसके अंडर EIA असेसमेंट से वेवर इसको मिल गया है। दैट्स द थिंग। एंड दिस आर द लिस्ट, दिस इज द लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स जिसको EIA क्लियरेंस चाहिए। ये लिस्ट एक बार आपकी, इसको मगअप करने की जरूरत नहीं है। ऑयल, है ना, इसको मगअप करने की आपको जरूरत नहीं, जस्ट एक बार आपको पड़ा हुआ होना चाहिए। और एक्सप्लोरेशन मींस आपको माइनिंग के लिए, बाहर निकालने के लिए, एक्सट्रैक्शन, हाँ रिफाइनरी के लिए चाहिए आपको, है ना। सो दैट्स द थिंग, ये आपको पता है, ये लिस्ट रट्टा नहीं मारना है, जस्ट एक बार ध्यान से देख लेना है।